हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एज अ न्यू नॉर्मल। जो जलवायु परिवर्तन है वो एक तरीके का न्यू नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा समझते हैं, न्यू नॉर्मल का क्या मतलब हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में अगर बारिश नहीं होती है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर कभी बारिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या कभी फ्लड आ गया तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अभी जो बारिश है या फ्लड की जो सिचुएशन है वो लगातार प्रिवेल हो रही है अगर वेस्टर्न राजस्थान में, तो अगेन ये एबनॉर्मल से न्यू नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसे एक नॉर्मल कंडीशन के रूप में ही लिया जाने लग जाएगा फ्यूचर में, अगर ऐसा होता है। सिमिलरली अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन अभी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अगर कहीं फ्लड की सिचुएशन आ रही है या कहीं ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ रही है तो ये साल में कुछ टाइम तक देखने को मिलता है। अब अगर जलवायु परिवर्तन लगातार प्रिवेल हो जाएगी तो इसे हम कंसीडर करेंगे न्यू नॉर्मल। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्टेज आएगी जिसमें ये जो क्लाइमेट चेंज है वो एक न्यू नॉर्मल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो बताया गया है कि अगर PETM ये जो स्टेज है अगर ये आ जाती है तो इसके बाद से क्लाइमेट चेंज एक न्यू नॉर्मल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जानेंगे PETM स्टेज कौन सी है। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय ID सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC है या फिर IAS एग्जाम है या डिफेंस है, डिफेंस एग्जाम है, UGC नेट है, नाबार्ड है या रेलवे है, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो प्रश्न है आपके GS पेपर 3 में पूछा जा सकता है। अगेन ये 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी प्रयास करना है कि 10 मार्क्स के अंदर आपको लिखना है विदिन 150 वर्ड्स। प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न ये आपसे कह रहा है कि स्टेज ऑफ PETM कैन मेक क्लाइमेट चेंज एज अ न्यू नॉर्मल। इसे एक्सप्लेन करना है। ये ऐसा प्रश्न है या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर प्रयास करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर PETM की बात करें, PETM का क्या मतलब हुआ, पैलोसीन इओसेन थर्मल मैक्सिमम। ये एक ऐसी स्टेज है जब या ऐसा टाइम पीरियड है जब जो एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, वो लगभग 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें आज से। तो ये जो स्टेज थी ये काफ़ी टाइम पहले थी, लगभग 55.5 मिलियन ईयर्स एगो ये सिचुएशन देखने को मिली। और ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अर्थ अगेन इस स्टेज में जा सकती है। और अगर इस स्टेज में जाती है तो क्या होगा, दोबारा से जो अर्थ की वार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और एक साइकिल ऑफ इवेंट होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे ये किस प्रकार से होगा। तो ये जब PETM स्टेज हुई थी लगभग अगेन हम कह सकते हैं लगभग 56 मिलियन साल पहले, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यह हुआ कि जैसे टेम्परेचर है वो टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। और ये जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इससे जो कार्बन ट्रैप्ड थे रॉक में, जो रॉक्स में कार्बन ट्रैप्ड थे या स्टोर्ड थे, वो बाहर रिलीज हो गए। और इस वजह से क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे फॉर एग्जांपल CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है कि एक बार टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उस टेम्परेचर की वजह से जो स्टोर्ड कार्बन है रॉक्स के अंदर वो रिलीज हुआ, तो अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन काफ़ी बढ़ेगा। तो जब ये अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस जब एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट इंक्रीज होगा तो दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ, उसके बाद से फिर से क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो अगेन टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, तो और ज़्यादा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये जो टाइम था, ये जो स्टेज थी, ये काफ़ी समय तक चली, काफ़ी लॉन्ग हो गई इस वजह से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बहुत जगहों पे जो स्टोर्ड कार्बन था वो एटमॉस्फेयर में दोबारा से रिलीज हुआ। और जिस वजह से कहा जा रहा है कि लगभग
9 to 14.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। ये एवरेज टेम्परेचर है। अब यहाँ पे मन में प्रश्न आएगा कि ये टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा नहीं है, 8-9 डिग्री सेल्सियस अगर है या 4-5-6 डिग्री सेल्सियस है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। आप अपने रूम में बैठ के सोच सकते हैं कि एसी ऑन कर लिया और ये जो टेम्परेचर है इससे हम निजात पा सकते हैं। लेकिन हमें समझना है कि जब ग्लोबल टेम्परेचर की बात करते हैं या अर्थ के टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो एल नीनो जो एक इवेंट है, इस पर एक सेपरेट लेक्चर है तो आप उसे देख सकते हैं। तो एल नीनो इवेंट जो कि अगेन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ऑकर होता है, तो इसमें सिंपल सी बात क्या होती है कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है, और जिस वजह से पूरा जो विंड का रिवर्सल है, विंड जो मूव करती है उसका जो पैटर्न है वो पूरे तरीके से रिवर्स हो जाता है मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने की वजह से। सो अगर 8-9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो इवेंट है या जो ग्लोबल क्लाइमेट है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, जो ग्लोबल जो वेदर पैटर्न है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, इसे आप समझ ही सकते हैं। अगर बात की जाए इस स्टेज की, और ये जो स्टडी हुई है जो कि अगेन पब्लिश भी हुई है नेचर जियोसाइंस में, तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये पैलोसीन एओसीन थर्मल मैक्सिमम ये स्टेज अगर अचीव हो जाती है तो सेम साइकिल ऑफ इवेंट्स होंगे। जैसे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसने कहा ही है कि जो टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो सकता है बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी। ग्लेशियर्स की अगर मेल्टिंग होती है, जैसे आर्टिक रीजन में जो ग्लेशियर्स है उनकी मेल्टिंग होती है, ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है वहाँ पे जो ग्लेशियर्स है उनकी मेल्टिंग होती है। तो एक सेपरेट लेक्चर भी है कि ग्रीनलैंड का जो ग्लेशियर है अगर उसकी मेल्टिंग होगी तो मीथेन भी काफ़ी रिलीज़ होगी, CO2 भी काफ़ी रिलीज़ होगी। तो ये बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हुई, ग्लेशियर्स की जब मेल्टिंग हुई तो CO2 और मीथेन का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। इन गैसेस का जब लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो दोबारा से क्या होगा, अगेन ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो ये इवेंट बढ़ता चला जाएगा। तो जब टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और ज़्यादा मेल्टिंग होगी, और ज़्यादा गैस रिलीज़ होगी, और फिर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इस सारी चीज़ों की वजह से जो ये PETM स्टेज है और प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा, और अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखने को मिल सकता है पूरे संसार में कि जो वेदर पैटर्न है और जो क्लाइमेट है अलग अलग जगहों के वो पूरे तरीके से परिवर्तित हो सकते हैं। ये भी देखने को मिल सकता है कि जो कोल्ड करंट्स हैं, जो करंट्स जो कि समुद्र में पाई जाती हैं, जो समुद्र में जो पानी मूव कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, जिन्हें हम करंट्स कहते हैं। अलग अलग तरीके की करंट्स होती हैं, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, जैसे लेब्राडोर करंट है जो कि अगेन कोल्ड करंट है, या इर्मिंगर करंट है जो कि अगेन एक कोल्ड करंट है, या फिर अगर आप बात करें गल्फ स्ट्रीम जो कि एक वार्म करंट है। तो अलग अलग ये ओशियन में करंट्स होती हैं। तो ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा 8 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो करंट्स हैं ये भी काफ़ी अफेक्ट होंगी। ये जो करंट्स हैं ये डिफाइन करती हैं किसी भी रीजन के क्लाइमेट को, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिटरमाइन करने में किसी भी रीजन के क्लाइमेट को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका की ही बात कर लें तो अफ्रीका का ये जो रीजन है, अफ्रीका का ये जो रीजन होगा तो यहाँ से जो कैनेरी करंट है, जो कि कैनेरी करंट अगर इस प्रकार से मूव कर रही है, और ये जो कैनेरी करंट है ये क्या है, ये एक कोल्ड करंट है। अब ये कोल्ड करंट है जिस वजह से क्या है कि मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि पानी जो है वो ठंडा होता है। तो अगर पानी ठंडा है तो पानी का इवापोरेशन नहीं होगा, तो मॉइस्चर नहीं होगा, और इस वजह से बारिश नहीं होगी, और इस वजह से सहारा डेजर्ट भी बनता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हो सकता है ये कोल्ड करंट वार्म हो जाए। अगर ये वार्म हो जाएगी तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी, और हो सकता है कि सहारा में बारिश होने लगे, मतलब डेजर्ट एरिया में बारिश होने लग जाएगी। तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो जो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। हमें ये लगेगा कि जो डेजर्ट एरिया है अगर वहाँ बारिश होगी तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्लोराज और फौनाज हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं डेजर्ट एरिया में, वो उन्होंने अपने आप
आप को इस प्रकार से अडॉप्ट कर लिया है कि वो सिर्फ जो एरिड सिचुएशन है या डेजर्ट में जो सिचुएशन है या मरुस्थल में जो सिचुएशन है वहीं सर्वाइव कर सकते हैं। अगर फ्लड लाइक सिचुएशन होती है या बारिश अगर होती है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे रीजन में अगर बारिश भी हो गई तो इससे क्या होगा कि पूरा जो इकोसिस्टम है या बायोडाइवर्सिटी है वो पूरे तरीके से तहस नहस हो सकती है। तो पीईटीएम की ये जो स्टेज है जो कि पॉसिबल है, क्योंकि हमने क्या प्रयास किया है, प्रयास हमने किया जरूर है कि ग्लोबल वार्मिंग जो कॉज करती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कंट्रोल करके, जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, पेरिस एग्रीमेंट है और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हैं, इसके द्वारा हम जरूर प्रयास कर रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर ये स्टेज आ जाती है तो इसके बाद फिर ह्यूमंस कितना भी प्रयास करे ये प्रयास जो है इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ देखने को मिलती भी है तो फिर अगेन क्लाइमेट चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को हमें एक न्यू नॉर्मल की तरह लेना पड़ेगा। लेकिन भले हम न्यू नॉर्मल या नॉर्मल सिचुएशन ले, कहने की बात यह है कि हम क्या ऐसे बदलते क्लाइमेट चेंज में खुद सर्वाइव कर सकते हैं? क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसे बदलते जो क्लाइमेट है उसमें सर्वाइव कर सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि हमें अपने आप से पूछना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भले ये स्टेज आज आए या कल आए, जब भी आए, लेकिन जो प्रयास है वो प्रयास जारी रहना चाहिए। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं, जो कि प्रश्न हमने स्टार्टिंग में देखा था कि द स्टेज ऑफ पीईटीएम कैन मेक क्लाइमेट चेंज एज अ न्यू नॉर्मल। तो जैसे अगेन पहले तो आप इसका जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, फुल फॉर्म लिख दीजिए, उसके बाद ये कब ऑकर हुई वो बता सकते हैं, और ये जब ऑकर हुई तो ये इसकी वजह से क्या इवेंट हुए वो आप बता सकते हैं। और फिर अगर ये अभी फ्यूचर में देखने को मिलता है तो इससे क्या होगा कि जैसे पीईटीएम स्टेज में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उस वजह से और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होंगी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से, जो कि फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगी। जब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फर्दर मेल्टिंग होगी, फर्दर ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ होंगी, तो फर्दर वो इवेंट चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी और हो सकता है कि इससे सी लेवल राइज और दूसरे इवेंट्स भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। 10 मार्क्स में है तो कुछ पॉइंट्स ही लिखने हैं, अगर 15 मार्क्स में है तो विद एग्जाम्पल्स विद मैप आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अगेन पेपर जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 में भी, ज्योग्राफी के अंदर भी पूछा जा सकता है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।